हद तक आप पॉलिटिकल प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। अगर जो आपकी अपनी रेपुटेशन भी है ना, राइट अच्छे अफसर की रेपुटेशन आसानी से खराब करना संभव नहीं है। राइट हाँ, तो हम लोग को भी जो प्रेशर वगैरह आया इसी तरीके से डील हुआ। हमने कहा सूटकेस पैक्ड है, आप जहाँ भेजना चाहिए भेज दीजिए। नर्वस तो सब लोग होते हैं, वो तो नेचुरल है, मगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। ये इंटरव्यू में ना लोगों को, कैंडिडेट्स को हम बड़ा कंफर्टेबल बनाते हैं। ज़रूर है कि छोटे शहरों में और गाँव में शायद अभी भी सरकारी सेवा की तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो वो यूपीएससी का सोचते हैं। मगर एग्ज़ाम तो देखिए ये टफ है और टफ होना भी चाहिए, क्योंकि भारत की टॉप सिविल सर्विसेज के लिए आप सिलेक्शन कर रहे हैं। यूपीएससी में पर्सनालिटी तो वैसे ही बनती है, खाली पढ़ाई करने से तो फिर आप रिसर्चर बन जाओ और करो, और वो भी आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मगर खेलो, लोगों से बातचीत करो, घूमो फिरो, और सर्विसेज एक तरीके से जॉब है। मेरा सोच है कि आईएएस समहाउ दी अदर एक जॉब से बहुत ज़्यादा है। मैं तो राइट फ्रॉम स्टूडेंट डेज टिल टुडे हमारी हॉबीज़ हैं, और वो सारे टाइम रही। बीए एमए कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ता था, मगर हम टेनिस भी खेलते थे, स्क्वॉश भी खेलते थे, और मैं यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंट भी किया हुआ हूँ टेनिस और स्क्वॉश में। इंटरव्यू होता है तो उसमें अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है सर एक कैंडिडेट? वो मैंने बताया ना, देखिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये कैसे परिवर्तन हुआ, और क्राइम को भी हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया सब लोगों को, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ 2 साल के अंदर, ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स कम होना स्टार्ट हो गए, तो आप क्या सोचते हो सर इसके बारे में? नहीं, किस चीज़ के रिजल्ट कम हो गए? हिंदी मीडियम से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं दीपक गुप्ता सर, जो कि एक्स चेयरमैन है यूपीएससी के। तो आज हम सर से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, साथ में क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे ड्यूरिंग अपने जॉब के, और भी तमाम प्रकार के जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि यूपीएससी में इंटरव्यू कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक उम्मीदवार जो यूपीएससी का कैंडिडेट्स होता है उसमें क्या कमियाँ रहती हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे यूपीएससी आसान हो जाए सभी कैंडिडेट्स के लिए, और भी तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं सर से आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए दर्शकों को कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और कैसे किया आपने? मैं 1974 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ। मेरा काडर बिहार और झारखंड था। मैंने अपना बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था, और एमए हिस्ट्री में दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया था। फिर जेएनयू से मैंने इंटरनेशनल स्कूल से एमफिल किया, और बीच में सर्विस के दौरान मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कैनेडी स्कूल से एमपीए भी किया था। मैं सेक्रेटरी एमएनआरई से पोस्ट से 2011 में रिटायर किया, और 2 साल में उसके बाद चेयरमैन यूपीएससी भी था 2014 और 16 के बीच में। अब आजकल मैं थोड़ा किताबें लिखता हूँ, और क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, गवर्नेंस वादी इशू पे पढ़ता हूँ और लिखता वगैरह हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट अब देश के लिए और उसके फ्यूचर के लिए हो गई हैं। ओके सर, सो जब आप प्रिपरेशन में आए थे तो सर उस टाइम पे यूपीएससी को किस तरीके से लोग देखते थे, या किस नज़रिए से? जैसे अभी भी स्टूडेंट हैं कि यूपीएससी को एक बहुत ही ज़्यादा लेवल का एग्ज़ाम देखते हैं गांव साइड अगर देखें, लेकिन दिल्ली में देखा जाए हालांकि ये टफेस्ट एग्ज़ाम तो है, बट ये सोचते हैं कि हाँ यूपीएससी हमें करना है। तो उस टाइम पर नज़रिया क्या था? क्योंकि अगर कोई उस टाइम पर 12वीं कर लेता था या 10th ही पास कर लेता तो लोग सोचते थे बहुत ज़्यादा पढ़ गया है, इस तरीके से। नहीं, हमारे टाइम में भी यूपीएससी, मेरे ख्याल से ये सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम था, और सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता था। अब उस ज़माने में अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की बहुत कम थी, तो इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा था। अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, तो जैसा आपने कहा कि दिल्ली वगैरह में लोग हैं, वो और चीज़ों का सोचने लगे हैं, क्या देश जाए, विदेश जाएं, या और तरीके की पढ़ाई करें, और तरीके की जॉब करें, खाली गवर्नमेंट का जॉब करना ज़रूरी नहीं है।
तो इसलिए नज़रिया थोड़ा लोगों का बदल गया है, मगर ये ज़रूर है कि छोटे शहरों में और गांव में शायद अभी भी सरकारी सेवा की तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो वो यूपीएससी का सोचते हैं। मगर एग्ज़ाम तो देखिए ये टफ़ है और टफ़ होना भी चाहिए, क्योंकि भारत की टॉप सिविल सर्विसेज के लिए आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, आपको कॉम्पिटेंट सर्विस चाहिए। ओके, सो सर अगर बात की जाए तो उस टाइम पे जो पेपर पैटर्न फॉलो किया जाता था तो क्या सेम अभी भी है वही? नहीं, अब तो बिल्कुल बदल गया है। हमारे टाइम में आईएएस आईएफएस के लिए 5 पेपर होते थे, उसमें 3 हायर होते थे जो कि पुलिस और अदर सर्विसेज को नहीं करने पड़ते थे, और फिर 3 वो जनरल ऐसे का, जनरल इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का पेपर होता था। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर जो यूनिवर्सिटी में हम अपने हिस्ट्री एमए कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती थी। मगर अब तो जनरल स्टडीज़ वगैरह के पेपर आ गए काफ़ी, और वो काफ़ी उनका सिलेबस काफ़ी चौड़ा है, तो लोगों को मेहनत दूसरी तरीके से करनी पड़ती है। उस समय इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा थे, अब उसको कम कर दिया गया है। जी, ओके। सो सर उस टाइम पे ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती थी? नहीं, ट्रेनिंग में तो कोई बदलाव नहीं आया है। हम लोग भी जब एकेडमी जाते हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग होती थी, पहले 9 महीने एकेडमी में और उसके बाद 1 साल डिस्ट्रिक्ट में, और फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट करके फिर 3 महीने फिर से एकेडमी में। अभी भी वही पैटर्न है। आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप यूपीएससी से जब रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद सर आप अभी बुक्स वगैरह लिखने लग गए हो। हाँ, तो सर क्या, और आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं। हाँ, तो सर क्या मतलब आपने इतना काम करने के बाद जॉब में इतने लंबे टाइम तक रहे हो, ऐसा क्या आपको लगता है कि अभी भी काम कर रहे हो सर, आप इतनी किताबें लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो? नहीं, एक तो ये देखिए रिटायरमेंट के बाद टाइम पास भी तो करना है कंस्ट्रक्टिवली। तो एक तो वो है, इससे टाइम पास हो जाता है। दूसरा है दिमाग चलता रहता है, क्योंकि अदरवाइज दिमाग को कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में रहना ज़रूरी है। और फिर जो किताब लिख रहे हैं उसका एक पर्पस है कि एक हम मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हो सकता है कि लोगों को फ़ायदा करे, उनकी जानकारी बढ़े। अब जैसे अभी क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, तो उसके बारे में हम लिखते हैं कि भारत की क्या समस्याएं हैं, भारत हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उससे आम पब्लिक डिबेट, पब्लिक ओपिनियन वगैरह को कोशिश करते हैं कि उसको हम कंट्रीब्यूट करें। तो एक ये कोशिश है। राइट सर। हाँ, सो सर अगर बात की जाए, जैसे आप प्रिपरेशन के बारे में आपने बताया, अब स्टूडेंट्स क्या इस टाइम पे प्रिपरेशन के रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है, तो क्या स्टूडेंट को अभी इतना पैनिक जो होते हैं आईएएस को, अभी भी एक जैसे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि पैनिक होने की अभी ज़रूरत है सर? नहीं, यूपीएससी कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं होगा? देखिए, लाइफ में पैनिक से तो काम चलेगा नहीं। ये यूपीएससी टफ एग्जाम है, मगर खाली यूपीएससी ही टफ एग्जाम नहीं है, और भी चीज़ें टफ हैं। तो आपको किसी चीज़ से डरना तो नहीं होना चाहिए। आपको अपना कोशिश पूरी करनी चाहिए, तैयारी पूरी करनी चाहिए, अपने आप लर्निंग करो, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हासिल करो, लैंग्वेज जो भी है उसको इम्प्रूव करो, लिखना सीखो, बोलना सीखो, आर्ग्यू करना सीखो, और जिस चीज़ में लगता है कि तुम्हें शौक है उस तरफ की ओर आप अपने को तैयार करने की कोशिश करो। जैसा आपने बताया, आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत तरीके से आप उस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लर्न कर सकते हो, तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। और यूपीएससी एग्ज़ाम से भी डरना नहीं चाहिए, डरने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। राइट सर। तो सर आप यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो सर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी जैसे इंटरव्यू के टाइम पे आते हैं, तो उनमें क्या कमियां रहती हैं जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है? ने कमियों की बात तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, नर्वस तो सब लोग होते हैं, वो तो नेचुरल है, मगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। ये इंटरव्यू में ना लोगों को, कैंडिडेट्स को हम बड़ा कंफर्टेबल बनाते हैं, ताकि एक तरीके से आप समझ लीजिए इंटरव्यू नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है। तो
तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप सोच समझ के उसका जवाब दीजिए, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट अच्छे से करिए, सोबर तरीके से करिए, कोई एक्सट्रीम पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि आपको ये सोचना है कि ये जो सिलेक्ट होगा वो बड़ी सर्विसेज का एक हिस्सा बनेगा। तो ऐसे जनों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर हम कोशिश करते हैं जानकारी, आप पब्लिक सर्विस में इंटरेस्टेड है कि नहीं, आप कुछ अपने आंसर्स में इंटेग्रिटी दिखा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जान, और आम दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उससे आप अवेयर हैं, समझते हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक बातचीत होती है, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा आप लोग को पढ़ना चाहिए और अवेयर होना चाहिए, और आपस में भी बातचीत करोगे तो वो आदत बन जाएगी। ओके सर। सो जो प्रीलिम्स स्टूडेंट्स देते हैं नॉर्मली, तो प्रीलिम्स में तो काफ़ी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सर मेंस में नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा क्या रीज़न रहता है सर? नहीं, ये इसमें तो कोई रीज़न नहीं है। देखिए, प्रीलिम्स में जितनी वैकेंसी उसका एक गुना से लोगों को बुलाया जाता है, तो नेचुरली उतने ही लोग सिलेक्ट होंगे जितनी वैकेंसीज हैं, और कोई बहुत नंबरों में कभी कभी फ़र्क भी ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें कोई वजह नहीं है। अब आप रेस में कर रहे हो तो फर्स्ट भी होता है, 10th भी होता है, राइट सर। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपको अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए। ओके, सो नॉर्मली मैं अभी स्टूडेंट्स जैसे मिलता हूँ, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनका प्रीलिम्स बहुत बार निकला है, लेकिन मेंस में वो पीछे रह जाते हैं। तो नॉर्मली क्या लगता है आपको, क्या कमियां रहती हैं इन स्टूडेंट्स में? नहीं, कोई ऐसी कमी की बात नहीं है। देखिए, प्रीलिम्स का नेचर ऑफ एग्जाम डिफरेंट है, राइट सर। मेंस का नेचर ऑफ एग्जाम डिफरेंट है। अब सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कोई आगे पीछे तो रहेगा, और अटेम्प्ट भी कई अलाउ हो गए हैं। तो हो सकता है आप 2-3 बार अटेम्प्ट करो फिर भी ना आओ, तो इसमें कोई ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। और वैसे मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि बहुत अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक जना यूपीएससी का एग्जाम ही देता रहे, वही उसका प्रोफेशन बन जाए। उसको और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी देखनी चाहिए, शायद वो दूसरी जगह उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। राइट सर। हाँ। सो सर, बात करें जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, तो उसमें अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है सर एक कैंडिडेट? वो मैंने बताया ना, देखिए, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज का टेस्ट तो हो गया, ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। आपसे जब क्वेश्चन पूछते हैं, आप पता चल जाता है कि आपको आसपास की चीज़ों का, दुनिया में, इंडिया में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी है कि नहीं। फिर आप किस तरीके से अपनी बात आर्ग्यू करते हैं, क्या आप दूसरों की बात सुनने को तैयार हैं, क्या आपने अपना अच्छा रैशनल दिया, अच्छे से समझाया, यही सारी चीज़ों के बारे में आप सोबर हैं, सोबर तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंसान देखता है। ओके, जब आप सर एक प्रशासनिक सेवा में आए थे आईएएस में, तो उस टाइम पे क्या चुनौतियां आपके सामने आई थी सर? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो परिवर्तन होता है, एक आप स्टूडेंट से अफसर बन जाते हैं, तो एक बिल्कुल एक समझ लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त आती है। आप शुरू से ही एक तरीके से लीडरशिप पोजीशन में चले जाते हैं, तो इस पे इंसान अपना संभल के रहे और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना सीखे। ये सबसे बड़ी चैलेंज है शुरू में। उसके बाद से अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करें, अच्छे से काम, सरकारी प्रोग्राम जो उनको कैसे अच्छे से लागू कर सकते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, इम्पार्शियल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, ये सारे चैलेंजेस हैं। आज के दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन बहुत हो गया है, करप्शन भी मेरे ख्याल से कोई कम नहीं हुआ है, और सोशल मीडिया से भी बहुत, और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गई हैं, तो चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इनको आपको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सोच समझ के, यही जो एक छात्र से अफसर का परिवर्तन होता है, शुरू का सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि अपना मेंटल स्ट्रेंथ अपनी बनाई कर रखिए। ओके, सो सर, ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो या फिर ऐसा कोई वाक्य रहा हो जो आपकी जर्नी के दौरान आप शेयर करना चाहते हो?
नहीं, देखिए, ये जो मैंने किताब लिखी है स्मॉल थिंग्स मैटर, इसमें हर पोजीशन में हमारे जो चीज़ें हुई उसका मैंने वर्णन किया है, क्योंकि अब एक दो तो चीज़ें ऐसे नहीं बता सकते, मगर एक एग्जांपल है, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट में जब सेकंड डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई रोहतास में, तो मेरी जब पोस्टिंग हुई तो वो ज़िला रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह में लास्ट था स्टेट में 39th, और वहाँ पे क्राइम की पोजीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एक टेरर का एटमॉस्फेयर बना हुआ था। मगर एक साल बाद, उसके अगले साल जो आया, हम लोग फर्स्ट आ गए। तो ये कैसे परिवर्तन हुआ, और क्राइम को भी हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया सब लोगों को। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ 2 साल के अंदर, ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसमें ही स्मॉल थिंग्स मैटर आता है कि क्या क्या चीज़ें हमने की जिससे ये हम कर सके, और ये सब कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि देखिए कितनी बुरी पोजीशन से कितने अच्छे पे पहुंच गए, तो उसका अगर जो हर ज़िले में हर जगह इस तरीके का परिवर्तन आ जाए, चेंज आ जाए, तो टोटल इम्पैक्ट कितना हो सकता है। राइट सर, ये है। हम जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में गए थे तो ट्यूबरकुलोसिस में WHO का कहना था कि इंडिया जो है, इंडिया का प्रोग्राम बड़ा होपलेस है और बड़ा वरी का कंसर्न था। 5 साल बाद जब हम वहाँ से बहुत हम लोगों ने मेहनत की, उसकी किताब भी मैंने लिखी उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया से कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी आ रही है कि क्या हो सकता है। राइट तो ये बदलाव आया, कैसे आया ये बदलाव, तो उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम लोग सब लोग जहां भी हो इस तरीके के बदलाव ला सकते हैं, तो आप सोचिए कि टोटलिटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये IAS ऑफिसर कर सकता है, ये दूसरे लोग अपने अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। ओके सर, सो आपके सर आपके जर्नी के दौरान कोई ऐसा टाइम नहीं रहा हो जब एक पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती हो? आजकल जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि सभी लड़के जाते हैं, जो नए नए यंगस्टर आते हैं वो अच्छे करने जाते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि सिस्टम में आने के बाद वो सिस्टम के अनुसार ढल जाते हैं, फिर उतना नहीं कर पाते हैं। देखिए, 2 चीज़ें, अगर जो आप ऑनेस्ट रहेंगे और आप राइट थिंक करने की आदत बना लेंगे और आप ये इम्पार्शियल रहेंगे, तो ऐसे लोगों पर प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर जो आपने अपने यहाँ कुछ गड़बड़ कर रखी हो, तो फिर तो आप एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। राइट सर। तो इसलिए कोई स्केलेटन्स कबर्ड में नहीं होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है कि आप ट्रांसफ़र के लिए हमेशा तैयार रहें। हाँ, तो ये तीनों चीज़ें होंगी तो बहुत हद तक आप पॉलिटिकल प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। अगर जो आपकी अपनी रेपुटेशन भी है ना, राइट, अच्छे अफसर की रेपुटेशन आसानी से खराब करना संभव नहीं है। राइट। हाँ, तो हम लोग को भी जो प्रेशर वगैरह आया इसी तरीके से डील हुआ। हमने कहा सूटकेस पैक्ड है, आप जहाँ भेजना चाहिए भेज दीजिए, मगर हम ये नहीं करेंगे। राइट सर, वेरी गुड सर। ओके, सो सर देखा जाए 2013 से नॉर्मली कहा जाता है CSET आया तो UPSC में हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स कम होना स्टार्ट हो गए, तो आप क्या सोचते हो सर इसके बारे में? नहीं, किस चीज़ के रिजल्ट कम हो गए? हिंदी मीडियम से। नहीं, मुझे ये स्टैटिस्टिक्स तो पता नहीं है तब से आज तक क्या है, मगर मेरे ख्याल से ये सोच ही गलत है। राइट, ये सोच ही गलत है। UPSC में तो किसी भी हालत में कोई भी किसी तरीके का किसी को फेवर डिसफेवर नहीं है। ये UPSC और सिविल सर्विस एग्जाम की स्ट्रेंथ है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में तरह तरह के लोगों के बच्चे क्वालिफाई किए हैं, तो वो कैसे आ गए? अगर जो डिस्क्रिमिनेशन होता तो वो कैसे आ गए? मैं बिल्कुल भी ये गलत धारणा है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, क्योंकि एग्जाम टफ है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा पहले से ही तैयारी शुरू कर दो। थोड़ा कोशिश करो कि इंग्लिश भी सीख लो अगर जो कर सकते हो, लिखना सीखो अच्छे से, बोलना सीखो अच्छे से, और प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मगर ये कहना कि हिंदी वाले ही, वो अपने आप में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं आ पा रहे। देखिए, मेरिट बेस्ड एग्जाम है और सबके लिए बराबर है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो इसलिए इसमें मेहनत ही काउंट करती है।
हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर है कि अर्बन एजुकेटेड लोगों को फ़ायदा है, वो हर चीज़ में है, राइट। हर जगह वो फ़ायदा है। बाहर आपको जाना है तो उसमें फ़ायदा है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिले तो उसमें फ़ायदा है। तो इसलिए आपको थोड़ा अपने आप को ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो सर मैं नॉर्मली जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से अपना ग्रेजुएशन और स्कूलिंग वगैरह की है, तो सर कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि कमी है। तो सर बेसिक एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, मैं तो बिल्कुल अग्री करता हूं कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन एक भारत में बहुत बड़ा फेलियर है, और हम लोग सबको पूरी जोर उसमें देनी चाहिए कि उसको कैसे इम्प्रूव कर सकें। आपका हर एक बच्चे का जहाँ भी हो उसका हक बनता है कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले। तो गांव के स्कूलों को और छोटे शहरों के स्कूलों में हम टीचिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है मेरे ख्याल से, हेल्थ की भी और एजुकेशन की भी। प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, तो किस तरीके से टीचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से इंटरनेट अब आजकल नया खुल गया है, चैनल बन गई है कम्युनिकेशन की, उससे हम कैसे अच्छे अच्छे लेसन्स करवा सकते हैं, इस पे मेहनत करनी चाहिए हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, एनजीओज वगैरह को। आई थिंक एक मूवमेंट चलना चाहिए टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन। ओके सर, सो सर अभी कैंडिडेट्स क्या है कि तमाम प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह की तरफ मूव करते हैं कि बिना कोचिंग के तो यूपीएससी निकालना मुश्किल है। लेकिन अभी देखा जाए इंटरनेट की दुनिया ने सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं, तो क्या आज भी वही स्टिग्मा बना के रखना है कि नहीं यूपीएससी तो कोचिंग करने वालों का ही निकलता है? वो देखिए, कुछ ऐसा वो बन गया है ना कि सभी लोग कोचिंग में जाते हैं, तो नेचुरली फिर जब सब लोग कोचिंग में गए तो जो जना आया है वो कोचिंग से भी आया है, आप कह सकते हैं कोचिंग से आया हो। आईआईटी में भी ऐसा है कि लोग कोचिंग करते हैं और कोचिंग से आएंगे, तो इसलिए लोग डरते हैं। मैं समझता हूँ कि कोचिंग के बिना आप अगर जो अपनी पूरी मेहनत किया तो शुरू से ही आप थोड़ा जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और सारी नॉलेज जैसा आप कह रहे हैं अवेलेबल है बहुत जगह, तो आप कर सकते हैं। राइट। और इंटरव्यू वगैरह के लिए ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस, अगर जो चाहे आप जहाँ हैं आपस में करें, इंटरव्यू में थोड़ी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। सिर्फ फर्क पड़ सकता है कि आप आपस में, क्योंकि नॉर्मली करते नहीं हैं, मगर कोई कोचिंग ज़रूरी नहीं है। मगर अगर जो आप करना चाहें तो अपने एफर्ट के लिए थोड़ा उससे एक्स्ट्रा मदद लेना चाहें तो ले सकते हैं, मगर बिना कोचिंग के आप ज़रूर कर सकते हैं। खैर हम लोग के टाइम में कोचिंग कम थी, हम लोग ने तो कोचिंग की नहीं थी, मगर पेपर का सिस्टम भी दूसरा था। राइट। कितनी मेहनत आप करेंगे, किस तरीके से मेहनत करेंगे, कितने टाइम के ओवर करेंगे, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, सो सर जैसा कि एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस है, जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कई बार इंटरव्यू देते हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था, और अपना वो आधा लाइफ का जो मेन कैरियर बनाने की टाइम होता है वो गवा देते हैं यूपीएससी के चक्कर में। तो क्या सर यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ बी प्लान रखना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या है? बिल्कुल बी प्लान रखना चाहिए। हमारा तो कहना ये है कि, और सारी जो कमिटीज एग्जामिनेशन का जिन्होंने देखा है सबने ये कहा है कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट उसको पता रहे कि 3 के बाद और नहीं तो अब हमने सुना है कि लोग 6-6, 7-7 बार भी दे रहे हैं, तो फिर तो आप एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ते जा रहे हो, उसमें आपकी उम्र 20 से 30 की निकल गई, फिर आप दूसरी जगह भी जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा भी सोचना चाहिए, प्लान बी बिल्कुल रहना चाहिए, प्लान बी और सी साथ साथ रहना चाहिए। ओके, सो सर आप चेयरमैन के पोस्ट तक आए, तो सर ये क्या प्रोसीजर होता है यूपीएससी में? हर कोई का सपना होता है कि हम हाईएस्ट जो पोस्ट होता है वहाँ तक जाएं यूपीएससी के थ्रू। भाई हाईएस्ट पोस्ट तो तरह तरह की हाई पोस्ट हैं, सब तो जा नहीं सकते। राइट। वो कोई ना कोई तो चुना जाएगा, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं ऐसी सर, कोई कुछ खास तो ऐसे यूनिक चीज रहते होंगे जिससे आपको सर चुना नहीं, गया। कोई ऐसा यूनिक नहीं है। अब आफ्टर ऑल यूपीएससी के मेंबर लोग बनते हैं, वाइस चांसलर भी बनते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लोग आते हैं उससे भी बनते हैं, आर्मी के लोग, डिफेंस सर्विसेज के हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डिफरेंट सर्विसेज से लोग चुने जाते हैं। अच्छा काम किया, आप
उस समय रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, मगर इसमें कोई इंडिविजुअल चीज़ नहीं है। अब बहुत सारी पोस्ट हैं, तरह तरह की पोस्ट हैं, उसमें लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई ऐसा खास नहीं है। ओके, तो सर आपने जो 2 बुक लिखी हैं स्मॉल थिंग ऑफ मैटर्स की, तो सर इस बुक के बारे में बताइए सर। देखिए, पहली किताब तो स्टील फ्रेम थी, हिस्ट्री ऑफ द आईएएस। तो वो मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैंने देखा कि ये शुरू से ब्रिटिश टाइम से किस तरीके से ये सर्विस आईसीएस बनी थी, और फिर इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ, सरदार पटेल ने क्या कहा, और इंडिपेंडेंस के बाद सर्विस का क्या माहौल हो रहा है, कैसे बदल रही है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में एक जानकारी लोगों को दें जो जना ज्वाइन करना चाहता है, जो उसमें ऑफिसर एग्जिस्टिंग है, और लोगों को भी पता चले है क्या ये सर्विस, इसका रोल क्या है। स्मॉल थिंग्स मैटर जो है ये मेरा मेमोयर्स है, और ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ मार्च में तभी ये लिखना शुरू हुआ, नहीं तो शायद लिखी भी नहीं जाती। तो मैंने अपने मेमोयर्स लिखे हैं और एनेक्डोट्स इसमें बहुत सारे दिए हैं, ये बताने के लिए इन दोनों किताबों के थ्रू कि देखिए सर्विस का रोल और इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि सब अफसर को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मगर हर एक पोस्टिंग में जहां भी इंसान हो वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है इंडिविजुअली, और अगर जो मिलजुल कर देखें तो फिर बहुत अचीव कर सकता है, एक्चुअली अचीव कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि अगर जो हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, सिंपल चीज़ है, मीटिंग कैसे करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं, टूर्स कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, समय का ध्यान देते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत लगती बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इसका इम्प्लीमेंट पॉलिसी का किस तरीके से बनाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, बाद में इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। और मैं किताब में मैंने दिखाया है कि कैसे ये फर्क पड़ सकता है। राइट सर। सो सर ये दोनों किताबों के बारे में आपने बताया सर, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को इनसे और क्या बेनिफिट हो सकता है सर, अगर प्रिपरेशन में बात की जाए? नहीं, अब ये तो देखिए गवर्नेंस के ऊपर किताबें हैं, आप जिस सर्विस के लिए बैठ रहे हैं उसके बारे में ये है। आफ्टर ऑल आप बैठ रहे हैं तो कुछ आपको भी तो सोचना चाहिए कि उसमें सर्विस में आएंगे तो वो क्या चीज़ है, क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक एक ये अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, एक मेंटल प्रिपरेशन बेटर होगी, एक ब्रेड्थ ऑफ विजन बढ़ेगा, एक ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से इस तरीके से फ़ायदा होगा, एक ओपनिंग ऑफ द माइंड होगी, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आप खाली एक टेक्स्ट बुक तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, वो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, मगर एक आपको सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड भी होना है। ओके, सो सर नॉर्मली स्टूडेंट जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो वो डिप्रेशन सा फील करते हैं। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड दिया, सेकंड में प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ, तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो वो कैसे टैकल करें सर? अब ये तो मेरा कहना मुश्किल है, एक तो ये सिस्टम ही गलत है, मैंने पहले भी आपसे कहा और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतने सारे अटैम्प्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर जो इतने सारे अटैम्प्ट्स नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। दूसरा है आपको प्लान बी और प्लान सी रखना है। आफ्टर ऑल 4 लाख 5 लाख जने बैठ रहे हैं तो 2000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो सब तो आ नहीं सकते, और हर साल नए लोग बैठ रहे हैं जो एमए वगैरह करके आ रहे हैं। तो इसलिए ये समझना कि मैं बैठूंगा और आ जाऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा कि यूपीएससी के अलावा भी और चीज़ें हैं। अपना बेस्ट शॉट आप दीजिए, 2 साल दीजिए, नहीं हुआ तो प्लान बी प्लान सी। ओके, सो सर आजकल बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो रेफरेंस बुक है तो क्या सर उन्हीं को पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स? क्योंकि खासतौर पे हिंदी वाले काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं, 10-10 किताब पढ़ते हैं वो एक सब्जेक्ट के, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर एक सब्जेक्ट की एक ही किताब पढ़ें। अब इसके बारे में तो मैं आजकल के पेपर के हिसाब से ज़्यादा और क्या अवेलेबल है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मगर बहुत सारी किताबें एक ही चीज़ के बारे में पढ़ना का कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है। अच्छी एक किताब हो, उसी को ठीक से पढ़ा जाए तो वो बेटर है।
और मैं जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें अब मेरे ख्याल से काफ़ी आजकल इंटरनेट पे भी चीज़ें हैं, तो वो एडिशनल हो सकती हैं। अगर एक बुक रहे, अच्छी वाली बुक रहे, तो बेटर है कि आप दूसरी किताब में भी वही चीज़ें होंगी और पेपर्स को देख लिया जाए कि उसमें क्या टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके जवाब उस किताब से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ओके सर। सो आपने भी सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया होगा जो प्रिपरेशन करते हैं। सर क्या एक नॉर्मल टाइम रूटीन फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को एक, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि 15-15 18-18 घंटे पढ़ते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब ज़्यादा तो इसके बारे में मैं जानकारी नहीं रखता हूँ, मगर ये तो नॉर्मल चीज़ है कि 18 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। आपको किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओवर अ पीरियड आप पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हेल्दी भी रहना है, फ्रेश भी रहना है। आप हॉबीज़ भी करिए, गेम्स भी खेलिए, और चीज़ों के बारे में अखबार भी पढ़िए, लोगों से बातचीत भी करिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करिए। उसी में आप ये स्टडीज़ का एक ओवर द मंथ्स आप प्लान बना के पढ़िए, तो वो बेटर होगा मेरे ख्याल से। जब आप जॉब करते थे उस टाइम पे आप क्या अपने हॉबीज़ के लिए टाइम दे पाते थे, और दे पाते थे तो कौन कौन सी हॉबीज़ आप फॉलो करते थे? मैं तो राइट फ्रॉम स्टूडेंट डेज टिल टुडे हमारी हॉबीज़ हैं और वो सारे टाइम रहीं। BA MA कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ता था, मगर हम टेनिस भी खेलते थे, स्क्वॉश भी खेलते थे, और मैं यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंट भी किया हुआ हूँ टेनिस और स्क्वॉश में। फिर करियर में भी मेहनत खूब करते थे। ये नहीं है कि मैं सुबह से शाम तक काम करता रहूंगा तभी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, बल्कि सुबह से शाम तक आप काम ना करें तो शायद आपका काम बेटर होगा। तो इसलिए थोड़ा ट्रैवल करना, हम इंडिया में बहुत ट्रैवल कर चुके हैं, बाहर जाने का भी बहुत जगह जगह मौका मिला है। कुछ स्पोर्ट्स करना, कुछ अदरवाइज म्यूज़िक है, लिटरेचर है, ये सारी चीज़ों में करोगे तो एक पर्सनैलिटी बढ़ती है। खाली पढ़ते ही रहना नहीं है और कोर्स बुक पढ़ते रहना ही चीज़ नहीं है। तो और एक इंसान भी ग्रो करता है इन सारी चीज़ों से, वाइड इंटरेस्ट के साथ। तो आज भी है, हम हफ्ते में 3 दिन गोल्फ खेलते हैं, आजकल ऑनलाइन है, रोज़ ब्रिज टूर्नामेंट खेलते हैं, और फिर कोशिश करते हैं, वो कोरोना रोक रखा है कि भाई पहाड़ भी जाएं, साउथ में भी जाएं, घूमें घामें, लोगों से मिलें, और तरह तरह की और जो एक्टिविटीज़ हो सकती करें। अभी तो ऑलराउंडर होने की कोशिश करनी चाहिए। राइट सर, हाँ, एकदम राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स आजकल यही नहीं करते हैं तो उनको क्या कहना चाहोगे सर? क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल बहुत आलसी हो गया है, वो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को ही करना का सोचता है, ज़्यादा कहते हैं हम क्यों करें, क्यों करना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा, ये सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सारी चीज़ें हमें करते मैनेज बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट्स को अपना मोबाइल की छुट्टी कर देनी चाहिए 6-7 घंटे के लिए, राइट, और नेचुरल वर्ल्ड में आओ, मोबाइल के वर्ल्ड छोड़ के। मैं समझता हूँ कि इंसान ग्रो नहीं कर सकता है जब तक कि और चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करे। और आप लोग पूछते रहते हो कि पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है यूपीएससी में। पर्सनालिटी तो वैसे ही बनती है, खाली पढ़ाई करने से तो फिर आप रिसर्चर बन जाओ और करो, और वो भी आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मगर खेलो, लोगों से बातचीत करो, घूमो फिरो, और चीज़ों के बारे में सोचो, और चीज़ों के बारे में बात करो। वो बहुत ज़रूरी है इंसान के डेवलपमेंट के लिए और गुड हेल्थ के लिए। और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। राइट सर। सो जो नए एस्पिरेंट हैं या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? तो एक तो ये जो हम लोगों ने बातचीत की अभी, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से कर रहे हो। मेरे ख्याल से यूपीएससी में, अगर मैं आईएएस की बात करूँ, देखिए मैंने जब अप्लाई किया था, मैंने तो आईएएस आईएफएस के लिए किया था, और सर्विसेज के लिए नहीं किया था, क्योंकि और सर्विसेज एक तरीके से जॉब है।
मेरा सोच है कि आईएएस समहाउ द अदर एक जॉब से बहुत ज़्यादा है. इट इज़ अ कॉलिंग टू सर्व द नेशन, इट इज़ अ कॉल टू पब्लिक सर्विस. तो इसलिए आपके अंदर वो अगर जो पब्लिक सर्विस का फीलिंग पैदा हो और आप कर सकते हैं, तो अंदर से ही आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा और वो आपको एग्जाम में भी बेटर करेगा, लाइफ में भी बेटर करने के लिए मोटिवेट करेगा. तो उस तरीके की फीलिंग आप करो, पॉजिटिव हो, एंथुजियास्टिक हो, कुछ आइडियलिस्टिक हो. ये सारी चीज़ें भी एक बहुत ज़रूरी हैं मेरे ख्याल से इंसान की अप्रोच तय करने में. और उससे पढ़ो, उससे अपनी लाइफ लीड करो कि हम कुछ अचीव करेंगे. यही नहीं कि एक एग्जामिनेशन में पास हो गए, तो शायद उससे फ़र्क पड़े. ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम मुझे दिया. सो गाइस, आपने देखा सर ने अपनी जर्नी को भी डिटेल में शेयर किया, साथ में उन्होंने अलग अलग टाइप के इशू पे भी बात किया और आपके लिए भी गाइड किया कि आपको क्या करना चाहिए. सो आई होप आप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा. तभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. जय हिंद.